महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हुई तमाम मौतों के आंकड़े ने भी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को चुनाव नहीं जिताया और अल्टीमेटली मिल्कीपुर का उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने अपने रिप्रेजेंटेशन में जीत ही लिया। तमाम सारे वाकये ऐसे हुए जो नजर डालने लायक हैं। चुनाव के ठीक पहले एक दलित लड़की का रेप हुआ। हालांकि उस केस में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 दिन के भीतर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की और उनको जेल भेज दिया और संविधान संगत धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इसके बाद विधानसभा चुनाव का जब पोल हुआ तो एग्जिट पोल के परिणाम भी क्लियरली ये बता रहे थे कि मिल्कीपुर में प्रचंड मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और अखिलेश यादव हारने वाले हैं। ये वही हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है जहां से इस वक्त फैजाबाद अयोध्या सीट से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। जब वो विधायक हो गए तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई और खाली होने के बाद परिवारवाद का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने परिवारवाद की संज्ञा को सार्थक करते हुए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया और इसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा कि उन्हें हार मिली, क्योंकि उनका ही एक कद्दावर सिपाही जो सूरज चौधरी था, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव था, प्रदेश सचिव था, बड़ा चेहरा था, वो भी पासी समाज को रिप्रेजेंट करता था, उसने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर उर्फ रावण का दामन थामा और उस पार्टी से वो चुनाव भी लड़ा। हालांकि उसे बहुत कम वोट मिला, उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताने में और अजीत प्रसाद को चुनाव हराने में एक आहुति सूरज चौधरी जो सपा का बागी उम्मीदवार था उसने भी डाली। अब अखिलेश यादव चुनाव हारने पर लगातार चुनाव आयोग को धमकियां दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, हमको इसे सफेद कफन भेंट करना है और कफन देने का एक ड्रामा भी सदन के अंदर किया गया। सदन के बाहर तमाम सपाइयों ने कफन लेकर के फोटो भी खिंचाई और सिंबॉलिक तौर पर कफन देने का तरीका भी अपनाया। इस तरह से तमाम आर्टिफिशियल ड्रामों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का उपचुनाव प्रचंड मैंडेट से जीतने में कामयाब रही। 61,000 से ज्यादा वोटों से अजीत प्रसाद चुनाव हारे और चंद्रभानु पासवान जो एक प्रभावशाली पासी समाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर बात की जाए कि क्या बड़े बड़े मुद्दे रहे जिन पर अखिलेश यादव को हारना पड़ा, जबकि यही अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो रहे थे। कहीं अखिलेश यादव को इस बात का गुमान तो नहीं हो गया था कि वो अपने अकेले दम पर ही भाजपा को चुनाव हरा सकते हैं। अगर ये गुमान था तो ये गुमान उनका एक सीट के विधानसभा चुनाव पर ही चूर हो गया होगा, क्योंकि जब लोकसभा में वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे थे, राहुल गांधी के साथ 2 लड़कों की जोड़ी दौड़ रही थी, तब जाकर के 37 सीटें मिली थी अखिलेश यादव को। और वही अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की तरह घमंड से भरे हुए हैं और वो कहते हैं कि वो अकेले मोदी को हराएंगे। अकेले मोदी को हराने में नाकामयाब साबित हुए, योगी आदित्यनाथ को हराने में नाकामयाब साबित हुए। कांग्रेस हालांकि अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही थी, लेकिन प्रचार भी नहीं कर रही थी। आज भी भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही लोग पसंद करते हैं। देखने को यही सब कुछ मिला कि अखिलेश यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार कर रहे थे, यानी कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। ये बिहार चुनाव के लिए भी एक एनडीए के घटक दलों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी सीख होगी। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं उनके अपने लिए बिहार चुनाव के लिए या आगामी जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां के लिए एक बड़ी सीख होगी कि अगर कांग्रेस को इग्नोर किया गया तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ताओं पर काबिज होती रहेगी। देश से लेकर के और प्रदेश तक की सरकारों में भाजपा को हराना नामुमकिन भी हो जाएगा। सपा वर्सेज कांग्रेस का जो विवाद मिल्कीपुर में देखने को मिला, वोटर्स का इस तरीके से रुझान भाजपा के पक्ष में चला जाना बहुत स्वाभाविक था। अखिलेश यादव दिल्ली में व्यस्त थे, मिल्कीपुर में कम समय दिया। हालांकि उन्होंने एक रोड शो किया, लेकिन जिस विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक का सवाल बनाकर अपने 40-40 मंत्रियों के साथ, अपनी पूरी सरकारी मशीनरी के साथ
जितना संजीदगी और जितनी संवेदनशीलता के साथ लड़ रही थी समाजवादी पार्टी, उतना प्रभावी ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही थी। शायद अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर उनको घेर घेर कर उसी मुद्दे पर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहद संवेदनशीलता के साथ, बेहद कड़ी मेहनत के साथ, बेहद प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी उनकी। इस पूरे सिनेरियो पर एक एक छोटे छोटे बिंदु पर ध्यान देते हुए चुनाव जितनी शिद्दत से लड़ रही थी, जीत मिलनी ही थी। उन्होंने एक एक वर्ग को, एक एक जाति को साधने की कोशिश की। उन्होंने पिछड़ा वर्ग साधने के लिए, उन्होंने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए, चूंकि करीब 65,000 से ज्यादा वहां पर ब्राह्मण मतदाता है, कुंभ के आयोजन के जरिए उन्होंने ब्राह्मण मतदाताओं को साध लिया। इसके अलावा उन्होंने सभी ब्राह्मण चेहरे, खब्बू तिवारी जो उनसे कभी नाराज चल रहे थे, खब्बू तिवारी को लगा दिया। पासी समाज को साधने के लिए उन्होंने चंद्रभान पासवान को टिकट ही दे दिया था। पिछड़ा वर्ग साधने के लिए, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो नाराज हो रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को पूरी तरीके से मिल्कीपुर की कमान सौंप दी गई सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ध्यान देने के लिए। ब्राह्मणों के लिए उनके पास आइकॉनिक चेहरा ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के रूप में, एक एक वर्ग को साधने के लिए भाजपा लगी हुई थी। और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में लगे हुए थे। अभय सिंह जो सपा से विधायक हैं गोसाईगंज की सीट से, जो मिल्कीपुर की पड़ोसी विधानसभा सीट है, वहां से आकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से अपील कर रहे थे मतदान करने की। इस तरह से जो एक पूरा का पूरा पॉजिटिव सिनेरियो प्री पोल ही भाजपा ने क्रिएट कर लिया था, उसी का परिणाम मिल्कीपुर में देखने को मिला। तमाम अनेक मुद्दों पर अखिलेश यादव घेरते रहे, लेकिन कोई भी मुद्दा, उनका पीडीए के मुद्दे को निष्क्रिय कर दिया भाजपा ने, महाकुंभ की भगदड़ को भी निष्क्रिय कर दिया, दलित लड़की के रेप के मुद्दे ने भी निष्क्रिय कर दिया भाजपा ने समाजवादी पार्टी को। इस तरीके से तमाम सिनेरियो पर भाजपा खरी उतरती है, भाजपा जीत हासिल करती है। आगामी भविष्य क्या होगा, जब 2027 की एक बड़ी चुनावी रणभेरी बजने वाली है और लगभग बज ही चुकी है दिल्ली और मिल्कीपुर से, तब योगी आदित्यनाथ के अपने राजनीतिक भविष्य पर क्या फैसला होगा, जनता क्या फैसला करेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या फैसला करेंगे, यह आपकी अपनी जो राय हो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।